हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी की जो सीरीज कर रहे हैं, इस सीरीज में हमारा होगा एरिक एरिक्सन की थ्योरी के बारे में। जो पिछला वीडियो हमने देखा था, जो पर्सनालिटी का जो पिछला वीडियो था, उसमें हमने देखा था कि फ्रायड की थ्योरी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन उस पर हमने किया था, फ्रायड की थ्योरी को लेकर के। और आज का जो वीडियो होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे एरिक एरिक्सन की थ्योरी क्या करती है। मनोसामाजिक जो सिद्धांत दिया था एरिक एरिक्सन ने, साइकोसोशल थ्योरी दिया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इससे सवाल आते ही आते हैं, तो इसको स्किप नहीं करना है, लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि फ्रायड की जो भी थ्योरी थी उसको कंप्लीट किया था और एक ओवरव्यू लिया था एरिक एरिक्सन की थ्योरी के ऊपर। तो वहाँ से एक लिंक बन सकता है आपका। तो पिछला वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट सीडीपी की दे दी जाएगी, तो वहाँ से जितना भी हमने सीडीपी में कवर किया, जितने भी चैप्टर, जितने भी टॉपिक किए हैं, तो वहाँ से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होंगी वो दी जाएंगी। तो शुरू करते हैं। एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है, एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है वो मनोसामाजिक सिद्धांत पर, यानी कि साइकोसोशल थ्योरी पर बेस्ड होती है। अब एरिक एरिक्सन का क्या मानना था? एरिक एरिक्सन का मानना था कि विकास में जितना महत्वपूर्ण होता है बायोलॉजिकल फैक्टर, उससे उतना ही, मतलब उसकी तुलना में उतना ही लगभग इम्पॉर्टेंट होता है हमारा जो सोशल फैक्टर होता है मनुष्य के विकास में। कि जैविक कारक जो होते हैं, जैविक कारकों की अपेक्षा जो सामाजिक कारक होते हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी वो सोशल थ्योरी दी थी, साइको सोशल थ्योरी। मन और समाज का जो मिक्स्ड था वो था साइको सोशल थ्योरी। तो इनके अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अलावा जो जैविकी कारक होते हैं, इन जैविक कारक क्या होते हैं इसको हमने पीछे पढ़ा है। तो जैविकी कारकों के अलावा जो सामाजिक कारक होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कि मनुष्य का जो पूरा जीवन होता है इन 8 चरणों से, एरिक एरिक्सन ने मनुष्य के पूरे जीवन को 8 चरणों में डिवाइड किया था। इन 8 चरणों के माध्यम से ही मनुष्य का पूरा जीवन गुजरता है, और हर एक चरण अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट होता है। हर एक चरण में अगर एक विशिष्ट, हर एक चरण अपने आप में एक विशिष्ट होता है, जिसे पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना इंपॉर्टेंट होता है। एरिक एरिक्सन मानते हैं कि जो मनुष्य के जीवन में समस्याएं आती हैं, एरिक्सन का क्या मानना है? एरिक्सन मानते हैं कि जो मनुष्य के जीवन में जो समस्याएं आती हैं वो कोई संकट नहीं होती, बल्कि वो क्या करती हैं, सामर्थ्य को बढ़ाने का काम करती हैं, वो संवेदनशीलता को बढ़ाने का काम करती हैं। जैसे आपने अब पिछला सीटेट दिया और आपका नहीं हुआ, तो वो संकट नहीं है कोई, बल्कि आपको सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए आएगा कि आप इससे थोड़ा सा आपको और मेहनत की ज़रूरत थी। तो कोई भी जो समस्या आती है वो संकट नहीं होता, ये मानते हैं एरिक एरिक्सन। और वो कहते हैं कि जो मनुष्य का पूरा जीवन होता है वो 8 स्टेजेज में डिवाइड होता है। उन्हीं 8 स्टेजेज को हमें पढ़ना है, जिसमें वो पहला स्टेज देते हैं कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि विश्वास वर्सेस अविश्वास का। विश्वास वर्सेस अविश्वास की जो स्टेज होती है वो होता है जन्म से लेकर के 2 साल तक, और ये शैशवावस्था में होती, इन्फेंसी का टाइम पीरियड होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो छोटा सा बालक रहता है, जब वो छोटा सा बालक, उसको जो केयर टेकर होते हैं, उसको जो उसका पालन पोषण करने वाले होते हैं, उसके जो माता पिता होते हैं, अगर उसकी आवश्यकताओं को, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, उसकी ज़रूरतें को पूरा कर रहे हैं, उनकी केयर अच्छे से कर पा रहे हैं, केयर गिवर्स जो होते हैं उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो उस बालक के अंदर एक विश्वास की भावना जागृत होती है। अगर ठीक उसी प्रकार इसके अपोजिट में अगर देखें, अगर उसकी ज़रूरतों को, जो बालक होता है छोटा सा, उसके जो देखभाल करने वाले लोग होते हैं, उसके माता पिता जो होते हैं, अगर उसकी जो ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा नहीं करते हैं, तो बालक के अंदर एक अविश्वास की भावना जागृत हो जाती है। तो जो हमारा जो, तो उसके अंदर एक विश्वास, जो होप होता है, आशा होती है, अगर उसकी ठीक से देखभाल हो पा रही है, उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जा रहा है, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, उसकी फीडिंग्स अच्छे से हो पा रही है, तो बालक के अंदर विश्वास की भावना होती है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उसके अंदर क्या होता है, एक मिसट्रस्ट की भावना जागृत हो जाती है। तो इसमें सवाल के ये जो इंपॉर्टेंट स्टेजेज हैं उसी से सवाल पूछे जाएंगे। सवाल पूछा जाता है कि पहले स्टेज का क्या नाम है, दूसरे स्टेज का क्या नाम है, तीसरे स्टेज का क्या नाम है। तो ज़्यादा डिटेल में न पढ़ के हमें क्या देखना है कि बस आप एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, बाकी जितना भी हमने लिखा है नोट्स में, जितना हमने नोट डाउन किया है बस उतना ही आप कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो पहले स्टेज को क्या नाम है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट कब होगा,
और मिसट्रस्ट कब होगा? ट्रस्ट तब होगा जब बालक की फीडिंग अच्छे से होगी, जब बालक की जो ज़रूरतें हैं, जो बेसिक नीड्स होती हैं, उसको अगर उसके पेरेंट्स, उसके जो केयर करने वाले हैं, अगर पूरा करते हैं तो बालक के अंदर एक विश्वास की भावना जागृत होगी। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, उसकी ठीक से देखभाल नहीं हो पाती है, तो उसके अंदर अविश्वास की भावना जागृत होती है। और इसका टाइम पीरियड कब से कब तक होता है? पहली स्टेज का जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, और ये शैशवावस्था का टाइम पीरियड होता है। तो पहला स्टेज ये हमारा हो गया, और इसमें जो बालक होता है उसके अंदर होप की भावना आ जाती है। तो पहले स्टेज में सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ना है। अब जो दूसरा स्टेज होता है, अब पहले स्टेज के ख़त्म होने के बाद जो दूसरा स्टेज शुरू होता है, तो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक पहला स्टेज होता है, तो दूसरा स्टेज शुरू होता है 2 से लेकर के 3 साल तक का टाइम पीरियड होता है। 2 से 3 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है वो सेकंड स्टेज में होता है। और ये प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो बाल्यावस्था हमने पीछे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था पढ़ा था, उसमें जो बाल्यावस्था का जो प्रारंभिक अर्ली चाइल्डहुड होता है वो टाइम पीरियड होता है। अब इसमें इसके दूसरे स्टेज को ये क्या कहते हैं? एरिक एरिक्सन कहते हैं कि दूसरा स्टेज स्वतंत्रता बनाम शर्म तथा संदेह की भावना होती है। अब स्वतंत्रता कब होगी? तो इस स्थिति में 2 से 3 साल का जो बालक रहता है वो क्या करता है कि अपनी इंडिपेंडेंस को फील करना स्टार्ट कर देता है, वो अपनी स्वतंत्रताओं को व्यक्त करना शुरू कर देता है, उसके अंदर एक पर्सनल इंडिपेंडेंस की भावना विकसित होनी शुरू हो जाती है, वो अपने आप में एक सेल्फ कंट्रोल विकसित करना शुरू कर देता है। इसके लिए जैसे कि मान लीजिए कि जो खिलौने होते हैं उनकी प्रेफरेंस की बात आ गई। जो टॉय होता है, मान लें खिलौना है, उस खिलौने की प्रेफरेंस के लिए वे अपने अंदर एक सेल्फ इंडिपेंडेंस की भावना, वो खुद ही खिलौने को प्रीफर करता है कि कौन सा उसको खिलौना लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो इस अवस्था में अगर ऐसी स्वतंत्रता उसको मिल पा रही है तो उसके अंदर एक ऑटोनॉमी की भावना आती है। अगर मान लेते हैं कि अगर वो अपने चॉइसेस को, अपने जो फीलिंग है, अपनी पर्सनल इंडिपेंडेंस को व्यक्त करना चाह रहा है और उसको उस पर डांट लगा दी जाती है, तो उसके अंदर शर्म और संदेह की भावना आ जाएगी, क्योंकि उसको लगेगा कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो गलत है। तो अगर इस तरह से उसको ध्यान देखभाल नहीं किया जाएगा उस बालक का, जो अगर उसके अंदर स्वतंत्रता की भावना नहीं विकसित की जाएगी, तो वो सेम और डाउट में हमेशा रहेगा। कोई भी स्टेप लेगा तो उसके अंदर शर्म की भावना आएगी, उसके अंदर खुद अपने आप ऊपर संदेह होगा कि सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो दूसरा स्टेज जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, स्वतंत्रता बनाम शर्म तथा संदेह। स्वतंत्रता बनाम शर्म तथा संदेह में जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, दे बिगिन टू एक्सप्रेस अ ग्रेटर नीड फॉर इंडिपेंडेंस। वे एक कंट्रोल, अपने ऊपर की भावना को विकसित करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके अंदर सेंस ऑफ पर्सनल इंडिपेंडेंस की भावना शुरू हो जाती है। और इनकी ट्रेनिंग को किस माध्यम से? जैसे टॉयलेट की ट्रेनिंग हो गई, टॉय की जो खिलौने होते हैं उनकी प्रेफरेंस हो गया, जो क्लॉथ होता है, कपड़े होते हैं, उनके सिलेक्शन को लेकर के वे इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, वे खुद अपने आप को करना चाहते हैं। खिलौना हो गया तो खिलौने की पसंद को अपने हिसाब से रखना चाहते हैं, वो दूसरों की स्वतंत्रता पे नहीं रहना चाहते। अगर उनके अंदर इस तरह की भावनाएं विकसित होती हैं तो ऑटोनॉमी आएगी। अगर इस तरह की भावनाएं विकसित नहीं हो पाती हैं तो उनके अंदर सेम और डाउट की स्थिति पैदा होगी। वे हर स्टेप जो कुछ भी अपने लाइफ में लेना चाहेंगे भविष्य में, वो अपने आप के ऊपर शर्म करेंगे, वे अपने आप डाउट करेंगे कि सही है कि गलत है। तो ये सेकेंड स्टेज एरिक एरिक्सन मानते हैं। अब जो तीसरा स्टेज है, तीसरा स्टेज होता है पहल बनाम अपराध बोध का, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का स्टेज होता है। इस स्टेज का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 3 से लेकर के 5 साल तक की अवस्था, और इसको किस नाम से जाना जाता है? खेल की अवस्था के नाम से जाना जाता है। सवाल कभी ये पूछा जा सकता है कि जो खेल की अवस्था है, एरिक एरिक्सन की थ्योरी में खेल की अवस्था जिसको कहते हैं वो कौन सी अवस्था है? तो कौन सी अवस्था होगी? थर्ड स्टेज की जो अवस्था होती है वो खेल की अवस्था मानी जाती है, जिसमें पहल बनाम अपराध बोध की स्थिति होती है। अब ये पहल बनाम अपराध बोध क्या होता है? पहल बनाम अपराध बोध का मतलब होता है कि जो बालक होता है इसमें बहुत सारी इनिशिएटिव लेता रहता है, बहुत सारी उसके अंदर क्रिएटिविटी की भावना आती है। सपोज करिए कि अगर एक बालक है, मान लेते हैं ये कोई बालक है ए, अगर ये मिट्टी में खेल रहा है तो अलग अलग प्रकार के खिलौने बनाएगा, मिट्टी के कुछ अलग अलग मूर्तियाँ बनाएगा, मतलब अलग अलग क्रिएटिविटी करता रहता है। अगर उस क्रिएटिविटी के दौरान ही उसके खेल के दौरान ही उसको डांट पड़ जाती है, तो उसके अंदर की जो क्रिएटिविटी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। वो अपने आप में एक गिल्ट की भावना को फील करेगा, वो अपने आप में एक अपराध की भावना फील करेगा, उसको लगेगा कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो गलत है। तो अगर उसी टाइम पे एट द सेम टाइम अगर उसको ये कह दिया जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं, जो तुम कर रहे हो ठीक है, उसको शाबाशी दी जाती है और उसको सपोर्ट दिया जाता है, तो उसको लगेगा नहीं ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी का विकास हो पाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि बालक की जो मनोदशा होती है
उसको समझना इंपॉर्टेंट होता है। ये जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में, इस एज में बालक को इनकरेज करना पड़ता है। जो कुछ भी वो कर रहा है, जो एक्सप्लोर कर रहा है चीज़ें, जो खेल खेल रहा है, तो उसमें बालक को इनकरेज करना पड़ता है, उसको मोटिवेट करना पड़ता है कि नहीं ठीक है, जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक है, उसके काम को एप्रिसिएट करना पड़ता है। अगर उसको डांट फटकार दिया जाएगा तो उसको लगेगा कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, तो उसके अंदर एक अपराध की भावना विकसित होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाता, उसको मोटिवेट किया जाता है, उसको इनकरेज किया जाता है, तो वो जो इनिशिएटिव लेता है, जो उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, उसका विकास होने लगेगा। भविष्य में जब वो कुछ नया स्टेप लेगा तो उसके अंदर अपराध की भावना नहीं आएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, उसको डांट फटकार दिया जाता है, तो अगर कोई नया स्टेप लेना चाहेगा वो भविष्य में, तो उसको खुद पे ही गिल्ट महसूस होगा, अपराध की भावना उसके अंदर आएगी कि ये सही है, नहीं है, ये गलत है। तो इसलिए बालक जो होते हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए, जो वो कुछ कर रहे हैं उनको एप्रिसिएट करना चाहिए, उनके काम को उनको इनकरेज करना चाहिए कि चीज़ों को वो एक्सप्लोर करें। तो ये खेल की अवस्था होती है। तो आई होप कि जो 3 स्टेज हैं, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सेकंड वन वाज ऑटोनॉमी वर्सेस सिन एंड डाउट, एंड थर्ड वन इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये आपको तीनों क्लियर हो गया होगा। अब अगला स्टेज देखते हैं क्या है। अब चौथा जो स्टेज है फ्रेंड्स, वो है परिश्रम बनाम हीनता की। अब ये होता है 5 से लेकर के 12 साल तक की अवस्था में, और ये विद्यालय की अवस्था मानी जाती है। अब ये विद्यालय की जो अवस्था, ये चौथा जो स्टेज आता है, इसमें जो बालक होता है वो जो कुछ टफ टास्क होते हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, उसको परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो इसमें जो स्कूल होते हैं, स्कूल की जो स्कूल होता है अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ उसको प्रोवाइड करता है, ताकि जो बालक होता है उसका अच्छे से विकास हो सके। उसको एकेडमिक टास्क दिए जाते हैं, जैसे रीडिंग का, राइटिंग का, कुछ जैसे मैथ का कंपटीशन हो गया, उसमें उसको टास्क दिया जाता है। उसको फिजिकल टास्क जैसे स्पोर्ट्स के बारे में, उसको स्पोर्ट्स के बारे में प्रोत्साहित किया जाता है, खेल की भावना को विकसित किया जाता है। तो अगर वो सारी चीज़ें उसको पॉजिटिवली एप्रिसिएट की जाती हैं, उसके कामों को अगर इनकरेज किया जाता है, तो पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, तो उसके अंदर एक कॉम्पिटेंस की भावना विकसित होती है, उसके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, उसके अंदर परिश्रम की भावना आती है कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ सही है, एक कंपटीशन की भावना, तो वो परिश्रम करेगा आगे। तो स्कूल में जो कंपटीशन कराया जाता है इसी वजह से, ताकि बालक में परिश्रम की भावना विकसित हो सके। अगर उसको डीमोटिवेट कर दिया जाता है तो उसके अंदर इन्फीरियरिटी का, हीनता की भावना का विकास होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो स्कूल होते हैं उन स्कूलों में खेल का मैदान होना चाहिए, ताकि जो बालक होते हैं उसका अच्छे से विकास हो सके, उसके अंदर परिश्रम करने की क्षमता विकसित हो सके। और टीचर और पेरेंट्स की जो मीट होती है, उसमें टीचर्स और पेरेंट्स जो है तो बच्चों को इनकरेज करें, ताकि जो अगर वो एक बार गलती भी करता है तो उसको इनकरेज करके उसकी गलती को पॉजिटिव तरीके से सुधारा जा सके और उसके अंदर मेहनत की भावना विकसित किया जा सके। अगर ऐसा नहीं होता, उसको डीमोटिवेट कर दिया जाता है, तो उसके अंदर इन्फीरियरिटी की भावना विकसित हो जाती है। अगर एग्जाम्पल से समझें कि मान लेते हैं कि ये कोई लड़का है ए, अब वो 100 में से मान लेते हैं कि एक लड़का 15 मार्क्स पाता है और एक पाता है 70 मार्क्स। इसको अगर इनकरेज नहीं किया जाएगा, इस बालक को अगर इनकरेज नहीं किया जाएगा नेक्स्ट टर्म के लिए, अगली बार के लिए, तो इसके अंदर डीमोटिवेट, इन्फीरियरिटी की भावना आ जाएगी और ये आगे कुछ अपने आप में अच्छा नहीं कर पाएगा। इसलिए जो ये चौथा स्टेज होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे ही उसका जो फ्यूचर होगा वो डिसाइड होगा। तो बालक को और टीचर्स को और जो पेरेंट्स होते हैं उनको इनकरेज करना चाहिए। अब इसमें अगला स्टेज आता है 5th स्टेज। अब जो हमारा 5th स्टेज होता है ये पहचान बनाम भूमिका की संभ्रांति पे होता है, यानी कि ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये क्या होता है, ये पहले तो जान लीजिए कि 12 से 18 साल तक का पीरियड होता है और किशोरावस्था की एज होती है। किशोरावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो 5th स्टेज में आता है, 12 से 18 साल तक की इसका उम्र होता है। अब इसमें जो बालक होता है वो अपने आप में अपनी पहचान बनाना चाहता है कि सोसाइटी में मेरी क्या पहचान है, उसका क्या रोल है, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, सोसाइटी उसको किस तरह से एक्सेप्ट करेगा, कि सोसाइटी में फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो उसके अंदर जो बालक होता है उसके अंदर एक पहचान की भावना विकसित होना शुरू होती है। अगर उसकी पहचान की भावना को एक्सेप्ट किया जाता है, उसकी सामाजिक स्वीकृति को प्राप्त कर लिया जाता है, तो उसके अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है, एक अच्छी भावना आती है। इसमें इसी स्टेज में होता है कि जैसे कोई लड़का आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, अगर वो इस तरह की फीलिंग को उसको प्रमोट नहीं किया जाता तो उसको खुद में ही कन्फ्यूजन होने लगता है कि ये शायद गलत हमने सोच लिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज होता है पहचान बनाम भूमिका की संभ्रांति में,
कि वो क्या है, सोसाइटी में फिट बैठ पाएगा कि नहीं बैठ पाएगा। तो फिफ्थ स्टेज में क्या ध्यान रखना है, ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन के बारे में। ये 12 से 18 साल की उम्र तक होता है और जो किशोरावस्था होती है वो इसका टाइम पीरियड होता है। इस अवस्था में जो किशोर होता है ये अनुभव करता है कि उसका अपना अलग व्यक्तित्व है, उसकी अलग सामाजिक स्वीकृति है, उसकी अलग पहचान है। अगर ऐसा हो पाता है तो उसके अंदर ईगो आइडेंटिटी आती है, और अगर नहीं हो पाता है तो उसके मन में खुद ही कन्फ्यूजन रहता है कि उसकी क्या भूमिका है सोसाइटी में। तो 12 से 18 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है वो ये वाला टाइम पीरियड होता है, और किशोरावस्था। अब आगे आता है छठवां स्टेज। अब छठवां स्टेज जो सवाल पूछे जाने की जो प्रबल संभावनाएं होती हैं वो इन्हीं 5 स्टेज से होती हैं। उसके बाद हमारा आता है छठवां स्टेज। छठवें स्टेज में इंटीमेसी यानी आत्मीयता बनाम एकाकीपन की अवस्था होती है, जो कहाँ से कहाँ तक होती है, 18 से 40 साल तक की अवस्था, और ये अर्ली एडल्टहुड की अवस्था मानी जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आत्मीयता की भावना यानी कि जो आत्मीयता होती है उसकी इच्छा प्रबल होती है, प्रेम के जो संबंध होते हैं उनकी आवश्यकता, जो उसके रिलेशनशिप होते हैं वो काफ़ी प्रबल हो जाती है। जो शादी ब्याह होता है वो इसी अवस्था में मानी जाती है। स्ट्रांग और डीप रिलेशनशिप की जो भावना होती है, इंटीमेसी का मतलब होता है कि स्ट्रांग और डीप रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप फ्रेंड्स के साथ, सोशल और स्ट्रांग रिलेशनशिप सोसाइटी के साथ, तो ये 6th स्टेज में मानी जाती है। अगर वह उसके डीप रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ नहीं हो पा रहे हैं तो वो आइसोलेशन की भावना, एक अलगाव की भावना, एकाकीपन की भावना को फील करता है। इसमें जो शादी ब्याह हो जाता है तो वे एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स को शेयर कर पाते हैं, दूसरे की थॉट्स को सुनते हैं और अपने थॉट्स को शेयर करते हैं। तो ये इंटीमेसी जो होती है रिक्वायर करती है बीइंग एबल टू शेयर पार्ट्स ऑफ योर सेल्फ विद अदर्स, यानी कि अपने पार्ट को दूसरे के साथ शेयर करना और दूसरे के पार्ट्स को अपने आप सुनना। तो ये 6th स्टेज में आता है। और जो 7वां स्टेज होता है वो होता है प्रजनन बनाम निश्चितता। प्रजनन बनाम निश्चितता में दूसरे के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, यानी कि कुछ सोसाइटी में वापस देना चाहते हैं, कुछ मदद करना चाहते हैं। तो वो किस में आता है, 7वीं अवस्था में आती है। यानी कि जो उदारता की भावना होती है, उदारता की भावना इस भाव में जागृत हो जाती है। अगर जिस व्यक्ति में ये उदारता की भावना नहीं हो जाती उसके लाइफ में एक स्थिरता आ जाती है, निश्चितता आ जाती है, स्टेग्नेशन, एक स्थिरता मतलब कि एक रुकावट आ जाती है। तो ये 7वां स्टेज होता है 40 से लेकर के 65 साल तक। ये मध्य वयस्कता का टाइम पीरियड माना जाता है। तो जो हम कुछ पढ़ रहे हैं, जो हमारा ये एक्सप्लेनेशन है, ये हमारे उतने इम्पोर्टेंट काम का नहीं है, लेकिन जो स्टेजेज हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज क्या है, फोर्थ स्टेज क्या है, फिफ्थ स्टेज में जैसे है ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन के बारे में, 6th स्टेज जैसे इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन के बारे में, 7th स्टेज क्या है। तो ये जो अलग अलग स्टेजेज हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि 4th स्टेज क्या है, 5th स्टेज क्या है, 6th स्टेज क्या है, तो ये पूछा जाएगा। एक्सप्लेनेशन उतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम एक्सप्लेनेशन को देख ले रहे हैं, एक ओवरव्यू ले रहे हैं। लेकिन जो हमारे काम का है वो सिर्फ और सिर्फ इतना जितना हमने लिखा है, सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है। 5th स्टेज में क्या होता है, पहचान बनाम भूमिका की संभ्रांति। 6th स्टेज में क्या होता है, आत्मीयता बनाम एकाकीपन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। 7th स्टेज में क्या होता है, प्रजनन बनाम निश्चितता, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन होता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक लास्ट स्टेज है 8वां स्टेज। अब ये 8th स्टेज जो होता है हमारा वो होता है अहम संपूर्णता बनाम निराशा का, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर का। ये एरिक एरिक्सन मानते हैं कि ये जो लास्ट स्टेज होती है वो 65 साल से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। इसमें मैच्योरिटी आ जाती है। इसमें क्या होता है कि कुछ नई एक्टिविटी नहीं होती। इस अवस्था में व्यक्ति जो होता है उसके अंदर कोई नवीन मनोसामाजिक संघर्ष नहीं होता, बल्कि वो क्या करता है कि भविष्य में जो पास्ट में उन्होंने कुछ किया है उसके बारे में, वो अपनी असफलताओं के बारे में सोचता रहता है। अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो उसके अंदर ईगो इंटीग्रिटी की भावना आती है, अहम संपूर्णता की भावना आती है। लेकिन अगर उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया है, उसको असफलता मिली है, तो उसके अंदर निराशा की भावना जागृत हो जाती है। तो ये लास्ट स्टेज। तो जो सवाल पूछे जाते हैं, हमारा उद्देश्य है सवाल करना। तो जो सवाल पूछे जाते हैं वो जैसे पूछा जाएगा कि पहचान बनाम भूमिका की जो संभ्रांति होती है किस अवस्था में होती है, या किस साल से लेकर के किस साल तक के बीच में होती है, या पूछा जाएगा कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य सवाल करना। जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा कि इसमें जो एरिक एरिक्सन का जो थ्योरी है उसमें से कौन सा स्टेज मैच कर रहा है, कौन सा स्टेज मैच नहीं कर रहा है।
उसमें 4 स्टेज दे देगा, एक कोई और दे देगा। मनोवैज्ञानिक किस विकास के किस चरण में बच्चे को शर्म और वो महसूस होता है, संदेह महसूस होता है। तो ये जो कुछ क्वेश्चन होते हैं, जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको देखने के बाद एरिक एरिक्सन की थ्योरी के बाद जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सारे बन जाएंगे। तो एरिक एरिक्सन के बारे में सिर्फ और सिर्फ इतना याद करना है आपको। 8 स्टेज क्या है इनकी 8, उसको देख लेना है। उसके बाद जितनी भी पर्सनालिटी की थ्योरी है हमने लगभग सब कुछ कवर कर लिया है। एक और पर्सनालिटी की थ्योरी है 5 फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। अब ये 5 फैक्टर थ्योरी के बारे में ज़्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ इतना जान लेते हैं कि जो 5 फैक्टर थ्योरी पंचकारक सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो वो दिया था पाल कास्टा और रॉबर्ट मैक्रे ने। तो जितनी भी हमारी जो व्यक्तित्व से संबंधित थ्योरी थी उन सभी थ्योरी को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट के बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि आपके ओपिनियन इस वीडियो को लेकर के क्या हैं और किस तरह के वीडियो आप और चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में विचार किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको एक बार आप लगाते रहिए, ताकि साथ साथ में चलते रहेंगे तो प्रैक्टिस अच्छे से होता रहेगा। लास्ट में हम लोग जब क्वेश्चन जो कुछ भी हमारा छूट जाएगा, जो हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि सील गुड़ का जो सिद्धांत है, कैटल का सिद्धांत, आलपोर्ट का सिद्धांत, वो छूट रहा है, तो वो ज़्यादा हमारे काम का नहीं है, इसलिए हम उसको क्वेश्चन के माध्यम से कवर करेंगे। जब हम इस पर क्वेश्चन लाएंगे, जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, तो जो कुछ भी छूटा रहेगा, जो कुछ भी आपका कंसेप्ट कमजोर रहेगा, वहाँ पर हम लोग उसको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।